सर, विमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन से जुड़ा जो 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो लोकसभा में गिर गया है और काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ कि मोदी गवर्नमेंट का कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बिल हाउस में पास नहीं हो पाया। इस विधेयक के संसद में पारित न होने के बाद जो है एनडीए से जुड़ी महिलाओं में ज़बरदस्त गुस्सा था, आक्रोश था। इसी के विरोध में आज पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक विशाल जनसैलाब का गवाह बना। सरकार इसे विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में हिस्टोरिक स्टेप बता रही है, लेकिन अपोजिशन का आरोप है कि ये विमेन रिजर्वेशन के नाम पर जो इलेक्टोरल मैप है वो बदलने की कोशिश थी और वोटिंग में नंबर आए लेकिन 2/3 मेजॉरिटी का आंकड़ा जो है वो क्रॉस नहीं हो पाया और इसी वजह से बिल पास नहीं हो सका। अब इसको लेकर जो है वो सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है। एनडीए अपोजिशन पर विमेन विरोधी होने का आरोप लगा रही है, जबकि अपोजिशन इसे कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल स्ट्रक्चर की जीत बता रहा है। और ये सही बात है कि संसद और विधानसभा में अभी महिलाओं की संख्या जो है वो कम है और 33% आरक्षण से ज़्यादा महिलाएं फैसले लेने के जो प्रक्रिया में वो शामिल हो पाएंगी। पंचायतों में हालांकि महिला आरक्षण के अच्छे नतीजे पहले ही दिख चुके हैं, वही असर जो है वो बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। और महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ने से जो है वो हम अमूमन देखते हैं, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। तो सर, अभी जो इसको जो चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इतना बड़ा बिल लाने से पहले जो सहमति बननी चाहिए थी, चुनाव के बीच अचानक लाने से शक तो पैदा होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि असली टारगेट जो है वो परिसीमन था, उससे उत्तर भारत की जो ताकत है और बढ़े। और तो कुल मिलाकर इसके टाइमिंग और रणनीति दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है। ये संशोधन विधेयक था और संशोधन था कि जब 23 में पास हुआ था तो उसके बाद सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और फिर डिलिमिटेशन के बाद महिलाओं के लिए जो सीट निर्धारित की जाएगी उसके अनुसार उनको 1/3 का लाभ दिया जाएगा। सरकार इस बार, हालांकि नोटिफिकेशन सरकार नहीं की थी, बिल पास हो गया था, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी हो गया था, इस वजह से वो एक्ट भी बन गया था। नोटिफिकेशन सरकार नहीं की थी। तो जब कोई भी सरकार का एक्ट नोटिफाइड नहीं होता है तब तक उसको एक्टिव नहीं माना जाता है। 16 अप्रैल को सरकार उस बिल को एक्टिव करती है या उस एक्ट को एक्टिव करती है और फिर संसद में ले आती है, जबकि एनडीए को पता है कि हमारा 2/3 बहुमत नहीं है। विपक्ष और पक्ष, इसमें कोई हारने जीतने वाली बात नहीं है। बात यह है कि कोई एक नियम से ही चीजें संचालित होती हैं। डिलिमिटेशन कमीशन जब बनेगा तो कम से कम 2-3 साल तो लग ही जाएंगे उनको। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं और 5 और सजेस्टिव मेंबर्स होते हैं जो सजेशन देते हैं। सरकार ये बिल लाती है, संशोधन बिल लाती है, कहती है कि नहीं, डिलिमिटेशन के पहले हम इसको लागू कर देंगे और 2011 के सेंसस के आधार पर हम एक आंकड़ा बना लेते हैं और वो आंकड़े में इतनी इतनी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर देंगे। विपक्ष कहती है कि जब 2026 में सेंसस हो रहा है, 27 में सेंसस की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर 28 में डिलिमिटेशन कीजिएगा, फिर इसको 1/3 महिलाओं के नाम से रिजर्व कीजिएगा। सरकार का कहना था कि नहीं, इसमें तो बहुत देर हो जाएगी, जब इतनी देर करेंगे तो काफी देर हो जाएगी, फिर 29 में नहीं लागू हो पाएगा, 34 में लागू होगा। विपक्ष का कहना था कि ठीक है 34 में ही लागू हो, लेकिन फिर बिना डिलिमिटेशन के या बिना सेंसस के आपके पास आंकड़े तो सही नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन यही है, पहले सेंसस, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन और फिर डिलिमिटेशन के बाद आपको जितनी भी सीटों को बढ़ानी है, घटानी है, उसके आधार पर जिनको रिजर्वेशन देनी है वो रिजर्वेशन आप दीजिए। तो विपक्ष अड़ गई कि फिर 543 पर ही क्यों नहीं,
जब 2011 के सेंसस को आप आधार बना रहे हैं तो उस सेंसस के आधार पर हम ये करेंगे तो ठीक है। अभी तक तो 2 बार चूंकि फ्रीज किया गया है डिलिमिटेशन कमीशन को। एक बार फ्रीज किया गया इसको 76 में और एक बार फ्रीज किया गया इसको 2002 में। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब वो फ्रीज की थी इसको 25 वर्षों के लिए। अटल जी की सरकार थी तो फिर फ्रीज किए अटल बिहारी वाजपेयी, और 2026 के बाद फिर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बारे में विचार संसद कर सके। तो विपक्ष का कहना है कि फिर 543 पर क्यों नहीं, 543 में 1/3 सीट दे दीजिए, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दीजिए और 29 के चुनाव में उनको फायदा होगा, वो 1/3 सीटों पर लड़ेगी। एनडीए का कहना था कि नहीं, हमने संशोधन लाया है कि एक डिलिमिटेशन का फ्रेमवर्क मोटा मोटी हम बना लेते हैं 2011 के सेंसस के आधार पर, जिसमें 850 के करीब आता है और उसमें 1/3 महिलाओं के लिए पहले रिजर्वेशन वाला बिल पारित करा लेते हैं और अमेंडमेंट, और फिर हम उसको 29 से लागू कर देंगे। तो मामला इसमें जीत और हार की नहीं है। जो आप कह रही हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती, सहमति ली जाती। जब कोई अमेंडमेंट आप ला रहे हैं तो अमेंडमेंट आनंद फानंद में नहीं आता है कि 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन किए, 17 अप्रैल को पार्लियामेंट में रख दिए और कहे कि भाई आप तो 230 जो विपक्ष के विधायक थे उन्होंने विरोध में मत दिया, 298 लोगों ने पक्ष में मत दिया। मतलब कि 2/3 बहुमत के लिए जो संख्या बल था वो तो संख्या बल मिला नहीं। लोकसभा के बाद फिर राज्यसभा में ये जाता, राज्यसभा में भी एनडीए के पास बहुमत नहीं, तो लोकसभा में गिरा ही राज्यसभा में गिरता। जैसे 2010 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था मनमोहन सिंह के समय, लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया था। 2023 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, ये बिल पास हो गया 33% रिजर्वेशन का, लेकिन बिल पास हुआ, लेकिन प्रक्रिया वही रही कि सेंसस होगा 26 में, डिलिमिटेशन होगा और तब फिर जाकर के सीटें रिजर्व की जाएगी। एनडीए का कहना है कि 543 पर करेंगे तो जो सीटिंग एमपी है वो प्रभावित हो जाएंगे, उनको हम लोग कहाँ से एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर 11 के सेंसस को उठा करके और उसके आधार पर हम करेंगे तो फिर एक ओबीसी का भी मामला आया महिलाओं के लिए, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स का तो प्रोविजन है कोटा विद इन कोटा का कि अगर 9 सीटें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सुरक्षित है तो उसमें 3 सीट जो है वो महिलाओं के हिस्से में, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाएं, वहां कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ एक ओबीसी की बात की जा रही है, मुस्लिम महिलाओं की बात की जा रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर कहीं रिजर्वेशन की बात नहीं है। ओबीसी की बात भी अभी तक नहीं हुई कि ओबीसी वर्ग के होने की वजह से उनको लोकसभा और राज्य विधानसभा में कोई रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो इस बात को लेकर के प्रियंका गांधी ने सवाल उठाई कि जो 26 का सेंसस आ रहा है उसमें तो कास्ट सेंसस भी इंक्लूड है, जरा जातियों का आंकड़ा आ जाने दीजिए, और जब जातियों का आंकड़ा आ जाएगा तो उसमें हम ओबीसी को क्यों आप छोड़ेंगे, ओबीसी की महिलाएं क्यों वंचित रह जाएंगी, सब तो जो अपर कास्ट की या जनरल क्लास की महिलाएं हैं वो आ जाएंगी 33% में, ओबीसी तो प्रभावित हो जाएंगे। तो विपक्ष के अपने तर्क हैं, सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन मामला वही है कि प्रधानमंत्री ने तो बजाते राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया, इन्होंने कहा कि इस बार और हम पूरी तैयारी से लाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट यही है कि जब भी आप कोई चीज़ों को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करेंगे तो पहले आपको सेंसस कराना है। 21 में संयोग से सेंसस कोरोना की वजह से नहीं हुआ, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, वो कमीशन चिन्हित करेगा परिसीमन, मतलब वो सीमाओं का ये करेगा कि कितनी लोकसभा सीटें बढ़ेंगी। अब आप उसको ये नहीं कर सकते हैं कि कहीं पर 10 वोट है तो उस एक आदमी 10 वोट के बराबर है और कहीं 1 वोट एक आदमी के बराबर है। अब साउथ की जो सीटें हैं वो घटने की बात है कि वहां पर जो सीटें हैं वो घट जाएगी, नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़ जाएंगी, जिसके तरफ आप इशारा कर रही हैं। स्वाभाविक है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, जो
नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, ये थोड़ा पॉपुलेशन बड़ा है, अब 129 सीटें हैं साउथ इंडिया की, तो 129 में हो सकता है कि बढ़ेगी भी सीटें तो बढ़कर के 190 तक हो सकती है। इधर 628-29 होने की संभावना है, तो लगता है कि मेजॉरिटी में नॉर्थ इंडिया के लोग आ जाएंगे डिलिमिटेशन में, और जब नॉर्थ इंडिया के लोग आ रहे हैं तो फिर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, साउथ की आवाज दब जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि जो हमने प्रायोरिटी बेसिस पर ह्यूमन इंडेक्स में जो परफॉर्म करके दिखाया वो हमारा प्रभावित हो जाएगा। तो नॉर्थ साउथ का मामला है, ओबीसी का मामला है, इतने तरह के पेच आ गए हैं कि ये बिल पास नहीं हो सका, और ये हो गया ठीक है, महिलाओं को तो हिस्सा मिलने ही चाहिए। 96 से ये प्रयोग हो रहा है, जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, देवगौड़ा थे। 96 के बाद फिर ये बिल 98 में आया, 99 में आया, 2002 में आया, 2010 में आया, फिर 2023 में जाकर के पास हुआ। तो रिजर्वेशन तो महिलाओं को मिल गया है 33%, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, जिसमें सेंसस और डिलिमिटेशन का एक पेज फंसा हुआ है, दक्षिण उत्तर का पेज फंसा हुआ है, और फिर उस सीटों का कैसे डिलिमिटेशन आयोग चिन्हित करेंगे, क्योंकि 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू। स्वाभाविक है कि जिनकी भी जनसंख्या बढ़ गई है तो उसके अनुसार अगर कहीं पर 40 लाख पर एक लोकसभा होता है, कहीं पर 10 लाख पर एक लोकसभा होता है, इसका मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुआ। ये तो मान करके चला जाएगा। साउथ का यही कहना है कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो हमको, हमारी संख्या कम भी है तो हमारी सीटें उस अनुपात में बढ़ना चाहिए, समानुपातिक तरीके से। नॉर्थ के लोगों का कहना है कि अगर हमारा पॉपुलेशन अधिक है, पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है, तो उसके अनुसार होना चाहिए। तो ठीक है, महिला तो है, महिला तो अपनी जगह खड़ी हैं, लेकिन न इसमें पक्ष जीता न विपक्ष हारा, न विपक्ष जीता पक्ष हारा, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि एकाएक जो संशोधन लेकर के सरकार आती है, शायद विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाती, और नहीं लेने की वजह से कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और ये विधेयक पारित नहीं हो पाता है, ये विधेयक गिर जाता है। 54-55 लोगों जो हैं वोटों से ये विधेयक गिर जाता है, जो उस दिन पार्लियामेंट में मौजूद थे। देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि फिर हम पूरी तैयारी के साथ इसको लाएंगे और हम इसको पास कराएंगे। इंतजार करते हैं फिर कब वो तैयारी के साथ लाते हैं और कैसे पास कराने में सक्षम होते हैं।